वेलकम टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर आपका नजदीक आते जा रहा है और आज हम जो डिस्कस करेंगे ये है आपका पॉलिटिकल साइंस का एक और प्रैक्टिस पेपर, सैंपल पेपर जिसे आप कह सकते हैं। ये आपका पेपर नंबर 5 रहने वाला है और 5 का पार्ट 1 आपका रहने वाला है। इससे पहले हमने 4 पेपर कर लिए। जिन बच्चों ने नहीं देखा हो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा उसकी प्लेलिस्ट की, ठीक है। जो पॉलिटिकल साइंस है उसकी प्लेलिस्ट अलग बनाई गई है, उसका लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ये जो पेपर हम बना रहे ये आपके उस पेपर के लिए बना रहे जो आपका 15 और 16 तारीख को होने वाला है और उसी पैटर्न से ये पेपर जो है आपको दिखाया जा रहा है ताकि आपको पेपर में प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। किस पैटर्न से आएगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, सारी चीजें हम पेपर्स में कवर करते जा रहे हैं। आज का ये पेपर होने वाला है 5वां और जैसा कि आपको पता है क्लास 11 के लिए ये कॉमन एनुअल एग्जामिनेशन 2022-23 आपका कुछ इस तरह से होता है। पेपर पे 80 नंबर का आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर रहता है। 3 घंटे आपके पास रहते हैं पेपर को करने के लिए। इसके सामान्य निर्देश हमने कई बार डिस्कस किए हैं, लेकिन मैं हर एक पेपर में बोलता हूँ कि ये आपको कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पहली बार हमारी वीडियोस देख रहे होते हैं, तो उनके लिए पूरा बताना पड़ता है। तो पहला पॉइंट बोला गया है सभी क्वेश्चन जो है वो अनिवार्य है, ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक जो क्वेश्चन रहेंगे आपके वो रहेंगे बहुविकल्पीय क्वेश्चन, जिसको आप एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन रहेंगे, ये एक एक नंबर वाले होंगे। 13 से लेकर 18 तक जो आप पेपर में क्वेश्चन देखेंगे वो 2-2 नंबर के होंगे। इनका आंसर आपको 50 शब्दों से अधिक नहीं देना है। क्वेश्चन नंबर 19 से 23 तक आपके 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे ये और 100 शब्दों से अधिक इनके आंसर नहीं देने आपको। क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26 यानी 24 से लेकर 26 तक आपका रहेगा पैसेज, कार्टून और रहेगा ये आपका चित्र वाला क्वेश्चन, ठीक है। चित्र दे दिया जाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। मानचित्र आपका जो है सैंपल पेपर में नहीं दिया है, इसका मतलब होता है कि आपका पेपर में भी नहीं आएगा, ठीक है। ये 3 प्रकार के आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 24, 25, 26 में और ये 4-4 नंबर वाले होंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 30 जो होंगे वो होंगे 6-6 नंबर वाले क्वेश्चन और इसका आंसर आपको 170 शब्दों से अधिक नहीं देना है और 6 नंबर वाले क्वेश्चन है, इसी में आपको विकल्प मिलेगा। बाकी जो पेपर्स है 6 नंबर के अलावा जो पूरे क्वेश्चंस है उसके अंदर आपको कहीं भी विकल्प नहीं दिया गया है पेपर के अंदर, ठीक है। इंग्लिश में अगर हम देख ले इंस्ट्रक्शंस क्या क्या कहा जा रहा है इंस्ट्रक्शंस में, तो ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 1 to 12 आर जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 13 आर 13 से 18 तक जो रहेगा वो 2 मार्क्स ईच क्वेश्चंस रहेगा। आंसर टू दीज क्वेश्चंस शुड नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स ईच। क्वेश्चन नंबर 19 से 23 are of 4 marks each. Answer to these questions should not exceed 100 word each. Question number 24, 25, 26 पैसेज, कार्टून एंड जो है आपका ड्रॉ आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। चित्र वाला क्वेश्चन जिसे ड्रॉ क्वेश्चंस होंगे आपके और आंसर जो है उसको अकॉर्डिंगली आपको देना है उसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 27 to 30 are of 6 marks each. Answer to these questions should not exceed 170 words. There is an internal choice in 6 marks question. तो ये आपका इंग्लिश में जो इंस्ट्रक्शंस है इंग्लिश मीडियम में वो रहता है। अब आते हैं हम पेपर की तरफ। पेपर आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अब पेपर करने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि आपको पेपर करने के बाद कोई क्वेश्चन रह जाता है आपका या कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी डाउट रहता है पेपर में, ठीक है, तो आप मुझसे वहां पूछ सकते हैं पेपर से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस है। यहाँ पे आते हम, इसे आप सेक्शन ए भी कह सकते हैं या 1 मार्क्स की क्वेश्चन, ठीक है। एक अंकीय प्रश्न भी आप इसे कह सकते हैं क्योंकि आपकी जो सैंपल पेपर है उसमें सेक्शन हटा दिया गया है, उसमें डायरेक्ट आपका 1 अंकीय प्रश्न, 2 अंकीय प्रश्न ऐसे लिखे हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन में आपका बोला गया है कि व्यवहार परक राजनीति, ठीक है। व्यवहार परक राजनीति क्या होता है? वह राजनीति जो हम राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है, व्यवहार परक राजनीतिक सिद्धांत की शताब्दी की उपज है। व्यवहार परक राजनीतिक सिद्धांत का मतलब होता है कि जो राजनीतिक सिद्धांत है हम उसको क्या है कि अपने व्यवहार में भी लाने लग जाए, ठीक है। जैसे कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है तो उसका असर उसके क्या है एक व्यवहारिक जो जीवन है उसमें भी पड़ता है। तो राजनीतिक सिद्धांत जो है वो व्यवहार में कब उतारा गया आपको बताना है, कब से मतलब लोग जो है व्यवहार में लाने लगे
राजनीतिक सिद्धांत को। तो ये किस शताब्दी से होने लग गया आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है 18वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी या 21वीं शताब्दी। तो राइट आंसर आपका जो निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ख 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी से जो है लोग जो राजनीति को जो है वो राजनीतिक सिद्धांत को जो है व्यवहार परक राजनीति के रूप में देखने लगे, या उसको व्यवहार में आम जो आप जो कार्य है उसमें ये इसको लाने लग गए। ठीक है, व्यवहार परक राजनीतिक सिद्धांत की जो उपज है वो 20वीं शताब्दी से है। बिहेवियरल आपका जो कहा गया है क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखेंगे इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, बिहेवियरल पॉलिटिकल थ्योरी इज द प्रोडक्ट ऑफ विच कंट्री, ठीक है, सॉरी विच सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, 16th सेंचुरी या 21st सेंचुरी। ठीक है, आपके सामने ये ऑप्शन दिए हुए, राइट आंसर मैंने बताया आपको ऑप्शन बी आ जाएगा आपका 20th जो सेंचुरी है। ठीक है, सेंचुरी आपका ये राइट आंसर निकलकर आ जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा गया आपसे कि सकारात्मक स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता आपसे पूछा गया है। सकारात्मक के स्वतंत्रता है उसके दो रूप होते हैं, मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया है। एक आप पॉजिटिव कह सकते हैं जिसे सकारात्मक कह सकते हैं, और एक नकारात्मक कह सकते हैं। सकारात्मक में क्या कहता है स्वतंत्रता कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रतिबंध होने चाहिए। ठीक है, पूरी तरह नहीं लेकिन प्रतिबंध जो है होने चाहिए। लेकिन ये क्या कहता है, प्रतिबंध नहीं होने चाहिए। तो सकारात्मक स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, यानी प्रतिबंधों के साथ स्वतंत्रता, परिस्थिति के अनुसार प्रतिबंध, राजनीतिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध या आर्थिक व सांस्कृतिक स्वतंत्रता पर रोक। तो यहाँ पे देखेंगे जो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका ऑप्शन का प्रतिबंधों के साथ जो है स्वतंत्रता हो, वो क्या है सकारात्मक स्वतंत्रता के अंदर आती है। इसी को हम इंग्लिश मीडियम में देखें, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉजिटिव लिबर्टी, तो फ्रीडम विद रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा कि फ्रीडम के, देखिए कई बार बताया है कि जो आपका फ्रीडम है यानी आपकी स्वतंत्रता है वो प्रतिबंधों के अभाव में नहीं रह सकती। ठीक है, मतलब प्रतिबंध होंगे ही होंगे, जब तो वो दूसरे की जो है स्वतंत्रता पर कोई उसको जो है चोट नहीं पहुंचेगी। ठीक है, उसको नुकसान नहीं होगा किसी दूसरे की स्वतंत्रता, तो प्रतिबंध जरूरी है। तीसरे क्वेश्चंस पे आते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन जो कहा गया है कि धर्म, जाति, भाषा, ठीक है, धर्म हो गया, जन्म हो गया, भाषा हो गया, जाति हो गया, इनके आधार पर और इसके अलावा जो भी व्यवहार है इनके आधार पर किया जाता है, वो कौन सी जो है समानता है। आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, एक है नैतिक समानता, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता, इनमें से कोई नहीं। इनके भी धर्म, जाति, धर्म, जन्म, भाषा, जाति आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना होना क्या कहलाता है, नैतिक समानता, राजनीतिक समानता, सामाजिक, या इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक समानता ऑप्शन जो ग है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। सामाजिक समानता के अंदर जो है ये आता है और इसमें कहा जाता है कि इनके आधार पर जो चीजें लिखी है जैसे धर्म हो गया, जाति हो गया, लिंग हो गया, ठीक है, इनके आधार पर जो है भेदभाव की मनाही। इसी को इंग्लिश मीडियम में अगर हम देखें, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ द बेसिक ऑफ रिलीजन, ठीक है, बर्थ, लैंग्वेज, कास्ट, ईटीसी इज कॉल्ड मोरल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी, नन ऑफ दीज। तो सोशल इक्वालिटी ऑप्शन सी जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। सोशल जो इक्वालिटी है, ठीक है, ये आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 4 पूछा गया है, गलत करने वाले को दंडित और भले करने वालों को पुरस्कृत कर राजा को न्याय कायम रखना चाहिए, यह कथन किसका है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो गलत करने वाले हैं उनको क्या किया जाता है, दंडित, और जो भला करता है उसको पुरस्कृत करके जो है राजा को न्याय कायम रखना चाहिए, ये किसका कथन है। तो ये प्लेटो का है, कन्फ्यूशियस का है, सुकरात या अरस्तु। तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन का कन्फ्यूशियस। इन्होंने कहा है, इनकी विचारधारा है कि न्याय जो स्थापित रखना है उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो गलत लोग हैं उसको तो दंडित करना ही है, लेकिन जो भले लोग हैं जो अच्छे काम करते उनको पुरस्कृत करेंगे तो न्याय कायम रहेगा। ये एक अच्छा तरीका है न्याय को स्थापित करने का, क्योंकि जिसको हम पुरस्कृत करेंगे तो जो दंडित व्यक्ति है कभी ना कभी वो भी सोचेगा कि हमें भी क्या है कि भला काम करना चाहिए जिससे हमें भी पुरस्कार मिले। ठीक है, तो ये एक तरीका है। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें हम,
द किंग शुड मेंटेन जस्टिस बाय जो है पनिशिंग रोंग डोर्स एंड जो है रिवॉर्डिंग गुड पीपल हुज स्टेटमेंट इज दिस। ठीक है, प्लेटो, कन्फ्यूशियस, ठीक है, सुकरात हो गया आपका, और ये अरस्तु। ठीक है, इसका जो अगर हम हिंदी में सबका नाम देखें तो ये है। और राइट आंसर आपका जो निकल कर आ जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया, जो कन्फ्यूशियस है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन जो आपका बी है। ठीक है, कन्फ्यूशियस आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 5 और 6 है उसके लिए इन्होंने अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन होंगे, इसमें आपको पेपर में दिखेंगे। तो इन्होंने पहले ही निर्देश दे दिए कि क्वेश्चन नंबर 5वें और 6ठे के लिए यहाँ पे निर्देश दिया गया है, और यहाँ पे क्वेश्चंस के जो ऑप्शन होते हैं वो पहले ही दे देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन बोला गया है, नीचे दिए गए प्रश्न में दो कथन अभिकथन ए होगा और कारण आर के रूप में जो है बताया गया है, चिन्हित किया गया है। इन कथनों को आपको पढ़ना है और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। तो विकल्प आपके सामने दिए हुए, यहाँ पे आप देखेंगे ये क ख ग और घ, ये आपके सामने विकल्प पहली दे दिए। और ऐसे ही इंग्लिश मीडियम में बता रखा है आपका कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 5 है और 6 के लिए इन्होंने दे रखा है, जो आपका स्टेटमेंट रहता है और रीजन रहता है, ये दोनों बताया हुआ है। रीड दिस स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए आपके 4 ऑप्शन, इंग्लिश मीडियम में भी ऐसे ही है। अब क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका यहाँ पे हम देखिए क्वेश्चन नंबर 5वें और 6ठे के लिए निर्देश दिए है, और यहाँ पे गलत टाइप हो गया है ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे आपका 5वां आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन से आपको कोई वो नहीं लेना है, क्वेश्चन यहाँ पे जो नंबर है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे गलत हो गए हैं, यहाँ पे 5 जैसे। ठीक है, यहाँ पे 5 आएंगे तो आपको क्वेश्चन नहीं देखना है, इसमें गलती हो जाती है। तो हम क्वेश्चन को डायरेक्ट देखते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन में कहा गया है, जो स्टेटमेंट है आपका अभिकथन है, पूरी दुनिया के जो है उत्पीड़न जो है जन सार्वभौमिक मानवाधिकारों की अवधारणा का लाभ उठा रहे। पूरी दुनिया के उत्पीड़न जन जो है सार्वभौम मानवाधिकारों की अवधारणा का लाभ उठा रहे। कारण क्या है? विश्व समुदाय सामूहिक रूप से गरिमा और आत्मसम्मान से परिपूर्ण जिंदगी जीना चाहता है। इन दोनों में हमें कोई मेल दिखता नहीं है, लेकिन दोनों ही बातें हमें सही लग रही है। तो इसका राइट आंसर मैं आपको पहले ही बता देता हूं, इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी इंग्लिश मीडियम में हो जाएगा। ठीक है, और हिंदी मीडियम में आपका जो है ख हो जाएगा। ये आपके राइट आंसर निकल कर आ जाएंगे इसके। ये आपको अभिकथन और कारण वाले जरूर क्वेश्चन करने, इसमें पक्का है कि आप कंफ्यूज होंगे या फंसेंगे बच्चे, इसलिए इन क्वेश्चंस को आपको ज्यादा से ज्यादा देखने हैं, अभिकथन और कारण वाले को। इसमें हम आगे क्वेश्चन देखें, स्टेटमेंट है आपका यूरोप में 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई। ठीक है, ये आपकी बात सही है, 1789 में ये यूरोप की जो है फ्रांसीसी क्रांति यूरोप में हुई थी। कारण क्या है? फ्रांसीसी क्रांति की तर्ज पर एशिया और अफ्रीका के अनेक जो उपनिवेशों में समान नागरिकता की मांग के लिए संघर्ष हुआ। दोनों ही बात सही है, लेकिन जो है ये दोनों मैच नहीं खा रही, सही व्याख्या नहीं कर रही एक दूसरे की। इसका ऑप्शन आपका जो है बी राइट निकल कर आ जाएगा। इसका भी दोनों ही सही है, लेकिन जो अभिकथन है वो जो व्याख्या सही से नहीं कर रहा है। ठीक है, दोनों सही तो है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या सही से नहीं कर पा रहे। इसी को मैंने आपको इंग्लिश मीडियम में नहीं बताया। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, द अप्रोच ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड आर टॉकिंग एडवांटेज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। ठीक है, रीजन क्या दिया हुआ है? द वर्ल्ड कम्युनिटी कलेक्टिवली वांट टू लाइव अ लाइफ फुल ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी मैंने आपको इंग्लिश मीडियम में इसका भी बता दिया, और इसका भी जो है राइट आंसर ऑप्शन बी ही निकल कर आएगा, हिंदी मीडियम में ख आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका बी और हिंदी मीडियम में ख जो राइट है वो आ जाएगा। यहाँ पे इसको हम इंग्लिश मीडियम में देखें, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक अ प्लेस इन यूरोप इन 1789 में। रीजन क्या दिया हुआ है? ऑन द लाइन ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन देयर वाज अ स्ट्रगल फॉर द डिमांड ऑफ इक्वल सिटीजनशिप इन मैनी कॉलोनियस ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। ठीक है, दोनों ही बात सही है, लेकिन जो है व्याख्या सही से नहीं कर पा रहे। तो ये हो जाएगा आपका। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर जो है आगे की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नागरिकता प्राप्त करने का साधन है? देखिए, राज्य मतलब देश होता है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में जब हम पढ़ते हैं राज्य का मतलब क्या होता है? देश होता है। तो जब किसी भी देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं तो क्या क्या चीजें चाहिए होती है, आपको भी पता है कि कोई अगर आपने नागरिकता वाला चैप्टर पढ़ा है, नागरिकता, उसके अंदर जो है नागरिकता वाले चैप्टर में बताया गया है कि किसी भी देश की नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है
और प्राप्त करने का तरीका हो गया ये क्वेश्चन, और छीनने का तरीका, ठीक है, यानी छीनने लिख देता हूं मैं यहाँ पे, कैसे खोई जा सकती है, ठीक है, कैसी खोई जा सकती है ये भी आपने पढ़ा होगा। तो नागरिकता यहाँ पे प्राप्त करने का साधन क्या क्या है? दीर्घकालीन आवास यानी बहुत लंबे समय तक रहना, सरकारी नौकरी होना, विवाह या उपयुक्त तो सभी। तो ये सभी चीजें हैं जिसमें मैंने आपको बताया था सारी चीजें जिससे नागरिकता जो है प्राप्त की जा सकती है। तो ये तरीके हैं। छीना किससे जा सकता था, किससे जा सकता है जो है, और यही तरीके आप उसे उल्टा कर लीजिए। क्या छीनने का तरीका होगा? दूसरे देश में जाकर लंबे समय तक रहना, दूसरे देश में सरकारी नौकरी लगना, किसी दूसरे देश में जाकर वहां की महिला या पुरुष से शादी करना, ये सभी कारण इसको आप उल्टा कर देंगे। लेकिन ये दूसरे देश में जाकर, ठीक है, अपने स्थान अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में, यानी अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में। इसी को हम इंग्लिश मीडियम में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑफ एक्वायरिंग द सिटीजनशिप ऑफ द स्टेट, ठीक है, लॉन्ग टर्म हाउसिंग एक हो गया, गवर्नमेंट जॉब हो गया, मैरिज, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो राइट आंसर मैंने आपको बताया ऑप्शन डी निकल कर आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव जो है ये आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया? आपका राइट आंसर 42 आ जाएगा। 42वां संविधान संशोधन हुआ था तब जो है, अभी तक हमारे संविधान में मतलब 100 105 या 106 से ज्यादा संविधान संशोधन हो चुका है संविधान में, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन आपका हाँ 105 से करीब जो है मैंने देख रखा है कि जिसमें संशोधन हो चुका है। इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, कंफर्म नहीं हूं मैं। उसमें 42वां जो संविधान संशोधन था, इसके अंदर भारत में क्या है कि धर्मनिरपेक्ष, जिसका अर्थ होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं, कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी धर्म का हो, ठीक है, उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा, कोई भी धर्म का हो। इसके अंदर आप भारत की खूबसूरती में यही चीज देखते हैं कि यहाँ पे आपको कोई सा भी धर्म जो वर्ल्ड में निवास करती है, पूरे वर्ल्ड में रहती है, वो सभी धर्म के लोग आपको यहाँ पे एक देश के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। तो भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष कंट्री है जिसमें सभी धर्म के लोग जो है सभी धर्म के लोग आपस में, या कह ले कि सभी जो है देश के लिए एक समान है, ठीक है, कानून की नजर में एक समान है। तो भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष जो शब्द जोड़ा गया वो 42वां संविधान संशोधन था। ऑप्शन जो आपका सी है या ग है, ये राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। इसी को इंग्लिश में अगर हम देखें इंग्लिश मीडियम में, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज द वर्ड सेकुलर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो आपका 40 जो है 2 राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है, ये राइट आंसर निकल कर आपका आ जाएगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो हमने धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है उसको जोड़ा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। अवशिष्ट शक्तियों के सिद्धांत को लिया गया। हमने कई देशों से जो है हमारा संविधान बन रहा था, तो कई सारी चीजों में हमने दूसरों देशों से हमने लिया, जैसे अमेरिका के संविधान से भी हमने कुछ चीजें ली, क्योंकि अब देखिए काफी सारी ऐसी चीजें होती है हमें दूसरे देशों से लेनी पड़ती है, क्योंकि उनके संविधान पहले से बने और उन्होंने अपने संविधान में ऐसा क्या रखा है जो जनता के लिए अच्छा हो सकता है। तो हमने दूसरे देशों के संविधान से लिया, जिसमें अमेरिका हो गया, हमने ब्रिटिश संविधान से भी लिया, ठीक है, ब्रिटिश के संविधान से भी लिया हमने हमने फ्रांस का संविधान हो गया, और भी देशों हो गया, आयरलैंड हो गया, इनसे जो हमने अपने संविधान में बहुत सारी कुछ कुछ चीजें जो हमने ले रखी है। तो आपको बताना है कि अवशिष्ट शक्तियां यानी छोटी छोटी शक्तियां जो है हमने किससे लिया? अवशिष्ट मतलब होता है छोटी छोटी, ठीक है, टूटी फूटी शक्तियां जिसे आप कह सकते हैं, छोटी छोटी शक्तियों का सिद्धांत हमने किससे लिया है? तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन घ, कनाडा के संविधान से हमने जो है ये लिया है अवशिष्ट शक्तियों के सिद्धांत को, ठीक है। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसी को अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें, द प्रिंसिपल ऑफ रेसिडुअल पावर्स हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 11वां आता है। वोट का अधिकार है, किसको है वोट का अधिकार? वोट का अधिकार कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है? आप कई लोग जो है इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, आप जो है कानूनी अधिकार या मौलिक अधिकार में कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन ये सारे अधिकार भी क्या है? संवैधानिक अधिकार है, ठीक है, संवैधानिक अधिकार है, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है
कि वोट का अधिकार जो है वो संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, संविधान हमें देता है ये सारी चीजें। तो वोट का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 11 को अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें, द राइट टू वोट इज जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ठीक है, ऑप्शन बी जो है राइट निकल कर आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। आई होप कि आपको समझ आया होगा अभी तक। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, वित्त विधेयक को जो है राज्य द्वारा जो है रोका जा सकता है। राज्यसभा, संसद के 2 सदन होते हैं, जैसा कि मैंने आपसे कई बार डिस्कस किया है। जो संसद है उसके 2 सदन है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। ठीक है, लोक और राज्य। तो जो धन धन विधेयक या वित्त विधेयक होता है उसको राज्यसभा क्या है अपने पास रोक के रख सकता है। इसके बाद इसको कितने दिनों तक पूछा गया है, 14, 20, 18 या इनमें से कोई नहीं। तो 14 दिनों तक जो है राज्यसभा धन विधेयक या वित्त विधेयक को जो है रोक कर रख सकता है। राइट आंसर आपका जो है ऑप्शन जो का है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। इसी को इंग्लिश में देखें हम, फाइनेंस बिल कैन बी स्टॉप्ड बाय राज्यसभा 14 डेज। ठीक है, ऑप्शन जो ए है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये अभी तक आपने जो क्वेश्चंस देखे ये सभी आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस थे। और ये आपके क्वेश्चन देखिए एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चन है हमने इससे पहले भी कई सारे पेपर्स में करवाए, तो इन सभी को कर ले जरूर, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है आपके 12 एमसीक्यू आ रहे हैं 12 नंबर के, और ये एमसीक्यू कहीं से भी बनाए जा सकते। तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देखना ही पड़ेगा कहां से किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। एमसीक्यू में ऐसा होता है ना कि बच्चा अगर एक बार वो क्वेश्चन देख रखा हो तो उसके चांस ज्यादा हो जाते हैं, 90% हो जाते हैं कि वो कर सकता है राइट आंसर, अगर वो सिर्फ देखा हो। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस करिए पेपर्स में। जो है 12 नंबर का एमसीक्यू है आपका। तो ये आपका हो जाता है जो एक एक नंबर वाले बहुविकल्पीय क्वेश्चंस थे। अब हम आते हैं आपके 2 नंबर के जो क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 2 अंक के क्वेश्चंस रहेंगे उसकी तरफ। और ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो 13 से स्टार्ट हो जाता है। 13 से आपका जो है ये स्टार्ट रहता है। क्वेश्चन नंबर 13 बोला गया है, 1946 में बनाई गई संविधान सभा की कोई 2 मुख्य विशेषताएं। हमारा जो संविधान बना था उससे पहले, संविधान से बनाने से पहले, संविधान जो हमारी किताब है जिसे आप नियमावली भी कह सकते हैं, एक संविधान भी कह सकते हैं। ठीक है, नियमों का समूह जिसके अंदर नियम लिखे रहते हैं, तो ये हमारा संविधान है। इसको बनाने के लिए हमने पहले बनाया एक संविधान सभा कि संविधान को बनाएगा कौन। ठीक है, ये भी तो चुनना है कि कौन व्यक्ति होंगे जो संविधान को बनाएंगे, ऐसे कौन से होंगे। तो उसके लिए हमने संविधान सभा बनाई। ठीक है, संविधान सभा, संविधान को बनाने के लिए जो है संविधान सभा बनाई गई। और इसमें जो है कितने व्यक्ति होंगे, कौन क्या काम करेगा, इसका निश्चित किया गया। इसकी आपको विशेषताएं बतानी है संविधान सभा की। 1946 में बनाई गई। 1946 में बनाई गई संविधान सभा की 2 मुख्य विशेषताएं जो है कुछ इस तरह से है। संविधान सभा के सदस्य जो है भारतीय थे और इसका निर्वाचन किया गया था। यानी ये सभी जो संविधान सभा के जो सदस्य थे सभी के सभी क्या थे, भारतीय थे। दूसरा बाहर का कोई भी व्यक्ति नहीं था, किसी और देश का। और इनका क्या है कि जो मैंने बताया आपको कि इसके अंदर कौन लोग होंगे जो संविधान बनाएंगे, उनका चुनाव किया गया कि कौन कौन व्यक्ति जो है चुन के इनको जो है भेजा गया संविधान सभा में। एक तो चुनाव के द्वारा हो गया और ये सभी भारतीय थे। संविधान सभा पर अंग्रेजों का कोई दबाव नहीं था, इसलिए संविधान सभा स्वयं किसी प्रकार का संविधान बनाने के लिए स्वतंत्र थी। देखिए ब्रिटिश तो बहुत पहले जानते थे, पहले चाहते थे कि संविधान जो है भारतीय नहीं हम बनाएंगे, किस प्रकार का संविधान रहेगा इनका। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि वर्ल्ड वॉर भी चल रहा होता है, उस समय ब्रिटिश की लड़ाई चल रही होती है, युद्ध चल रहा होता है। तो उस समय क्या है कि जापान है वो भारत के जो इधर है, ठीक है, नजदीक, या भारत पे जो है लगभग हमला कर देता है वहां पे। तो फिर जो है भारत को वो जो है मतलब उनको खुशी देने के लिए आप कह सकते हैं कि खुश करने के लिए उन्होंने ये कहा कि ठीक है भारत जो है वो अपना संविधान बनाए, संविधान सभा बनाए। तो उसके बाद जो है भारत के जो रूल थे मतलब उन्होंने अपने रूल्स के हिसाब से, जैसे कोई भी व्यक्ति जो है संविधान सभा में बाहरी नहीं होगा, किसी भी प्रकार का किसी का भी दबाव नहीं होगा, जैसे अंग्रेजों का हो गया या पश्चिमी कंट्री हो गया इनका। तो ये चीजें थी यहाँ पे। ठीक है, संविधान सभा की विशेषताएं आप यहाँ पे लिख सकते, बड़े नंबर में भी आ सकता है। इसको अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें, मेंशन एनी 2 मेन फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली फॉर्म्ड इन 1946 में। तो यहाँ पे ऑल द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वर इंडियंस। ठीक है,
एंड वर इलेक्टेड, वो थे इंडियन एंड इलेक्टेड किए गए थे। देयर वाज नो प्रेशर फ्रॉम द ब्रिटिश ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, so the constitutional assembly itself was free to make any type of constitution। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का इंग्लिश मीडियम में। आई होप कि आपको समझ आया होगा संविधान सभा के बारे में। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो है 14 आता है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, भारत में चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिए किन्हीं 2 सुधारों के बारे में आपको बताना है। भारत में जो चुनाव होता है और उसमें क्या-क्या आप कह सकते हैं, आपने भी देखा होगा या आपने बहुत सुना होगा, चुनाव में क्या है कि सुधार होने चाहिए, बहुत सारे सुधार जो है होने चाहिए। यहाँ पे कोई 2 पूछे लेकिन आप कई सारे जानते भी होंगे। एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है निष्पक्षता, चुनाव निष्पक्ष ढंग से होने चाहिए। सत्तारूढ़ दल को जो है चुनाव में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और ना ही अपने दल के हित में सरकारी मशीनरी का प्रयोग करना चाहिए। चुनाव खर्चा जो होता है, एक चुनाव क्षेत्र में उम्मीदवार द्वारा जो है खर्च जो धन होता है वो करने के लिए निश्चित की गई धन की सीमा में धन भी जो है सम्मिलित किया जाना चाहिए। जो धन जो है उन्होंने अपने मित्रों और उसके राजनीतिक दल द्वारा जो है खर्च किए हैं उनको भी जोड़ा जाना चाहिए। और भी कई सुधार है, आप यहाँ पे बोल सकते हैं। जो धर्म जाति इनके आधार पर जो है अभी भी आज के समय भी ऐसा होता है कि इनके आधार पर वोट मांगा जाता है, उनको जो है दंडित किया जाए जो इस तरह के कार्य करते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे आप चुनाव जो है आप देखेंगे हर साल चुनाव भी होते रहते हैं, तो ये चुनाव भी क्या है, इसका एक टाइम सेट करना चाहिए कि एक बार चुनाव हो, ऐसी हमें प्रक्रिया अपनानी चाहिए जिससे चुनाव में देखिए धन बहुत लगता है चुनाव में। अगर हम हर साल या हर महीने चुनाव कराते ही रहेंगे तो इसमें क्या होगा, धन का बहुत खर्चा होगा। इसलिए चुनाव को जो है एक टाइम पीरियड जो है उसका लंबा सेट करना चाहिए, या कोई चुनाव जो है एक साथ ही करा लो। इससे अच्छा कि अगर आप नहीं कर सकते तो कोशिश करें कि चुनाव क्या है कि एक साथ कराया जाए ज्यादातर होके। ठीक है, इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें, डिस्क्राइब एनी टू रिफॉर्म्स टू जो है इम्प्रूव द इलेक्टोरल जो है प्रोसेस इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, इट इज नेसेसरी टू मेक द फॉलोइंग टू रिफॉर्म इन द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ इंडिया, फेयरनेस एंड इलेक्शन एक्सपेंसेस जो भी लगते हैं उनके बारे में बताया गया है। तो फेयरनेस, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फेयर मैनर, द रूलिंग पार्टी शुड नॉट इंटरफेयर इन द इलेक्शन और यूज द गवर्नमेंट मशीनरी इन द इंटरेस्ट ऑफ इट्स पार्टी। इलेक्शन एक्सपेंस, तो यहाँ पे देखेंगे, द लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट बाय अ कैंडिडेट इज अ constituency should also include money that is spent by candidates friends and his जो है political party। तो ये बोला गया है इंग्लिश मीडियम में। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। यहाँ पे न्यायालय से रिलेटेड क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल लिखिए, उन्हें किस प्रकार हटाया जा सकता है। उच्च न्यायालय है उसका जो न्यायाधीश है उसका 62 वर्ष की आयु तक क्या है वो अपने पद पर बना रहता है। इसके बाद क्या है वो रिटायर हो जाता है। इससे पहले अगर वो त्याग पत्र ना दे तो 62 साल तक वो अपने पद पर बना रहता है। कदाचार तथा योग्यता के आधार पर न्यायाधीशों को जो है 62 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले भी हटाया जा सकता है। संसद के अगर 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उसमें अगर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव जो है पारित हो जाता है और राष्ट्रपति को किसी न्यायाधीश के पद से हटाए जाने की प्रार्थना की जाती है, ये कर सकते हैं। ऐसी प्रार्थना प्राप्त जब होती है राष्ट्रपति को तो न्यायाधीश को क्या है उसके पद से हटाया जा सकता है। अब सिंपल में समझिए, देखिए जो न्यायालय है जो उनके जज होते हैं न्यायाधीश, उनका जो टाइम पीरियड होता है, उनका जो काम होता है कार्य पद पर बने रहने का, वो होता है 62 वर्ष। ठीक है, लेकिन ये अब 62 वर्ष से पहले भी त्याग पत्र दे सकते हैं। जैसा आपने सुना होगा कि मैं जो है रिटायरमेंट ले रहा हूँ या ये चीजें ले रहा हूँ, वो अपने टाइम पीरियड से पहले भी ले सकते हैं। ठीक है, इनको इनके पद से इस तरह से हटाया जा सकता है। जैसे देखिए जो हमारे संसद है उसके 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, वहां पर अगर 2/3 बहुमत जो है उन्हें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जैसे 100 है, 100 में से अगर 75 सीटें 75 जिन्होंने बोल दिया नहीं, फिर ये लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाते हैं। राष्ट्रपति को अगर लगता है और उनको अगर ये लगता है कि ये सही है, ठीक है, इनको इनके पद से हटाया जाना, तो वो उनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया रहती है उनके पद से हटाए जाने का। इसी को इंग्लिश में देखें, इंग्लिश मीडियम में, राइट द टेन्योर ऑफ हाई कोर्ट जजेस, हाउ कैन दे बी रिमूव्ड। जजेस ऑफ हाई कोर्ट कैन बी रिमेन in their post till the age of 62 years।
Before that, they can resign themselves. Judges can be removed even before completion of age of 62 years on ground of misconduct and merit. Both House of Parliament 2/3 can request the president to remove a judge by passing a resolution. ठीक है, resolution by majority and receive of such request the president will remove the judge from his post. ठीक है, तो ये इंग्लिश मीडियम में हो जाएगा किस प्रकार से हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट के जज को जो है कैन रिमूव, ठीक है, दे कैन रिमूव राइट, यहाँ पे क्वेश्चन जो बोला गया था, राइट द टेन्योर ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, 62 इयर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, एंड हाउ कैन दे रिमूव, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया मैंने कि लोकसभा एंड राज्यसभा जो पार्लियामेंट है वहां की 2/3 कैन रिक्वेस्ट द प्रेसिडेंट टू रिमूव अ जज बाय पासिंग रिजोल्यूशन, ठीक है, बाय मेजोरिटी एंड one of receipt of such request the president will remove that judge from his post, ठीक है, पोस्ट। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है राजनीति का आधुनिक दृष्टिकोण लिखे। देखिए हमने राजनीतिक पढ़ा है, राजनीति क्या होती है सबने देखा भी होगा, ठीक है, यहाँ तक बच्चों ने पढ़ा भी होगा इसके बारे में, राजनीति के बारे में। लेकिन आज के समय के क्या है विचारधारा या दृष्टिकोण क्या है लोगों का राजनीतिक शास्त्र के आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत। यहाँ पे पहले आप देखेंगे आपका एक वो भी था एमसीक्यू वाला क्वेश्चन हमने पेपर्स में किए थे कि राज्य और सरकार के बारे में हम राजनीति में पढ़ते हैं, लेकिन अब उसका जो है जो पढ़ाई है यानी राजनीतिक का जो अध्ययन है या जो दृष्टिकोण है अब राज्य और सरकार के अलावा भी किया जाता है। इसके अंदर जो है इसमें शक्ति, सत्ता, वैधता, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक विकास, राजनीतिक संचार, राजनीतिक आधुनिकीकरण एवं मानवीय व्यवहार का जो है आधुनिक अध्ययन भी किया जाता है। इसमें न केवल राज्य और सरकार का बल्कि क्या है शक्ति आ गया, सत्ता आ गया, वैधता आ गई, राजनीतिक संस्कृति आ गई, राजनीतिक विकास आ गया, राजनीतिक संचार आ गया, राजनीतिक आधुनिकीकरण और मानवीय व्यवहार, ये सारी चीजें भी इसके अंदर धीरे धीरे आती जा रही है, यानी इनके बारे में भी पढ़ाई होती जा रही है। तो राजनीति में ये ऐड होते जा रहे हैं। इंग्लिश मीडियम में देखिए हम इसी को यहाँ पे बोला गया राइट द मॉडर्न व्यूज ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है, तो अंडर द मॉडर्न अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल साइंस नॉट ओनली द स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट इज डन बट इज द मॉडर्न स्टडी ऑफ पावर, ठीक है, लेजिस्लेसी, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन एंड ह्यूमन बिहेवियर इज आल्सो डन, ठीक है। तो ये आपका इंग्लिश मीडियम में हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16। ये आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। कर्तव्यों के प्रकारों का वर्णन करें। कर्तव्य दो प्रकार के होते हैं, एक नैतिक कर्तव्य, एक कानूनी कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य वो कर्तव्य होते हैं जिनके ऊपर जो है जो कानून है वो हमें इसका पालन ना करने पर जो है हम इसे दंड नहीं दे सकती, लेकिन कानूनी कर्तव्य ऐसे होते हैं अगर हम इनका कर्तव्य ना करें तो दंड भी दिया जा सकता है, ठीक है। नैतिक कर्तव्य कैसे होते हैं, जैसे हमें ये सिखाया जाता है छोटे से ही कि हमें अपने बड़ों का जो है सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। जैसे अपने माता पिता की सेवा करना क्या हमारा नैतिक कर्तव्य है, और इनकी अगर हम नहीं करते हैं, ठीक है, नैतिक कर्तव्य का अगर हम पालन नहीं करते तो हमें कोई भी सजा नहीं मिलती है। लेकिन कानूनी कर्तव्य क्या होता है, जिसके अंदर राज्य कानून के द्वारा अपने नागरिकों को देता है ये कानूनी कर्तव्य। इसके अंदर क्या है कि कानूनी कर्तव्य जैसे आप देखेंगे ऐसे कई सारे कर्तव्य होते हैं जो कानूनी कर्तव्य होते हैं, अगर हम उसकी चीजें उसका पालन नहीं करेंगे तो हमें दंड दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए आयकर देना, ठीक है, आयकर का मतलब है आपका यहाँ पे आय गलत लिखा हुआ, आयकर, ठीक है, टैक्स देना, यहाँ पे आप समझ जाएंगे। टैक्स अगर हम नहीं देते तो ये हमारे ऊपर क्या है, हमें दंड भी दिया जा सकता है। तो ये कानूनी कर्तव्य के अंदर आते हैं। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखिए, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ ड्यूटीज क्या है, तो मोरल ड्यूटी क्या है, मोरल ड्यूटी क्या है, बेसिक ऑफ मोरालिटी, फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन हैव मोरल ड्यूटी टू सर्व देयर पेरेंट्स, दोज हु डू नॉट फॉलो मोरल ड्यूटी कैन नॉट बी पनिश्ड, ठीक है। यहाँ पे जो है अपने पेरेंट्स की क्या है कि सेवा करना, इसको में कहा गया है, बट जो है वी हु डू नॉट फॉलो मोरल ड्यूटी कैन नॉट बी पनिश्ड, ठीक है, पनिश्ड नहीं किया जा सकता। लीगल ड्यूटी क्या है, लीगल ड्यूटी है, लीगल ड्यूटीज आर द ड्यूटीज दैट द स्टेट ओन्स टू इट्स सिटीजन्स बाय लॉ। फॉर एग्जांपल
इट्स अ लीगल ड्यूटी टू पे टैक्स, इट इज लीगल ड्यूटी टू पनिश फॉर नॉन कॉम्प्लियंस। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे टैक्स पे करना जैसा जो है लीगल ड्यूटी के अंदर आता है। आपका पे नहीं किया तो उसको आपको पनिश किया जा सकता है। ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 17वां। क्वेश्चन नंबर आपका 18वें की तरफ आते हैं। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की 4 विशेषताएं लिखनी है। एक तो आपने पढ़ा होगा भारतीय धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे बात हो रही है पश्चिमी। पश्चिमी मतलब होता क्या है, अभी तक बच्चे ना समझ पाए हो तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए हमारा भारत है, ठीक है, कुछ इस तरह का है, मैं अच्छा नहीं बना पाता लेकिन कोशिश कर रहा हूँ, कुछ इस तरह का है। अगर हम इधर की तरफ चलेंगे, ठीक है, जो अमेरिका आप कहेंगे, अमेरिका हो गए इनकी विचारधारा के लोग, जो ब्रिटेन हो गए, ठीक है, फ्रांस हो गए, इनकी विचारधारा के लोग, इनको हम बोलते हैं पश्चिमी विचारधारा के लोग। ठीक है, जो पश्चिमी विचारधारा है उनकी विशेषताएं बतानी, तो इनका कहना क्या है धर्मनिरपेक्षता के बारे में, यहाँ पे देखते हैं। धर्म और राज्य एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न करने की अटल नीति इनकी। ठीक है, एक धर्म के विभिन्न पक्षों के जो है बीच समानता पर जोर देना, एक धर्म के जो विभिन्न पक्ष है उनके बीच हमें समानता पर जोर देना, ये कहते हैं। समुदाय आधारित जो अधिकार है उस पर कम ध्यान देना, और व्यक्ति और उसके अधिकारों को केंद्रीय महत्व दिया जाना। तो ये रहता है पश्चिमी जो धर्मनिरपेक्षता इसके अंदर। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो स्वतंत्रताएं होती है या अधिकार होते हैं उसके ऊपर कोई भी सामने के सामने वहां के जो राष्ट्रपति है कोई भी है उनके ऊपर उंगली उठा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब तुरंत ही सामने बोल देते हैं ये जो भी हो। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है आप खुली नीति कह सकते हैं यहाँ पे अपनाई जाती है पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता। लेकिन ऐसा नहीं है पूरी तरह जो है हमें किसी भी चीज को हमें स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब वो स्वतंत्र होती है तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें भी होती है जिससे देश को नुकसान हो, ठीक है, या देश की जो स्थिति खराब हो, तो ऐसे समय में सरकार का कुछ ना कुछ होना चाहिए। बाकी किसी की विचारधारा जैसे हो गई, किसी व्यक्ति के बारे में जरूर बोल सकता है वो कि इसने गलत किया, लेकिन देश के बारे में नहीं बोलना चाहिए। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें। राइट फोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेस्टर्न जो है सेक्युलरिज्म ये क्या है, तो अनशेकेबल पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स अफेयर्स बाय रिलीजन एंड स्टेट। ठीक है, रिलीजन और स्टेट के बीच क्या होना चाहिए कि वो नहीं होना चाहिए इंटरफेरेंस। ठीक है, आगे हम देखें जो सिमिलरिटीज है बिटवीन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर रिलीजन। ठीक है, एम्पेजिंग द सिमिलरिटीज बिटवीन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर रिलीजन, लेस फोकस ऑन कम्युनिटी बेस्ड राइट, सेंट्रल इंपोर्टेंस गिवन टू द इंडिविजुअल एंड हिज राइट्स। तो ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18वां। तो यहां तक आपने जो क्वेश्चंस देखे ये सभी आपके 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको समझ आए होंगे। ये मैंने थोड़े ज्यादा बड़े-बड़े करके समझाए हुए, इतने बड़े आपको एक्सप्लेन नहीं करने पड़ते, लेकिन समझाने के लिए आपको इतना थोड़ा जो बड़े हैं, कुछ-कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो ज्यादा बड़े लिख दिए, तो ये लिखने पड़ेंगे। जैसे कानूनी और नैतिक कर्तव्य कोई एक आ सकता है आपका 2 नंबर में। ठीक है, अब आते हैं हम ऐसे क्वेश्चन जो 4-4 नंबर वाले रहेंगे आपके, और ये क्वेश्चन आपके रहेंगे 19 से लेकर जो है, ठीक है, 19 से 23 तक तो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो क्वेश्चन आंसर वाले होंगे। बाकी 23 से भी आपके 4 नंबर के होंगे, जैसा कि 24, 25 और 26 जैसा बताया था। लेकिन वो जो क्वेश्चन रहेंगे आपके वो एक तो आपका पैसेज वाला हो गया, एक कार्टून हो गया, चित्र वाला हो गया, वो रहेंगे। तो 19 से 23 तक हम देख लेते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19वें पे। मौलिक अधिकारों को संविधान में हमने क्यों जो है सम्मिलित किया है आपको बताना है। हमारा जो संविधान है उसके अंदर हमारे 6 मौलिक अधिकार बताए गए हैं, लेकिन हमारे संविधान में मौलिक अधिकार क्यों लिखे गए, क्यों लोगों को बताया गया कि आपके मौलिक अधिकार है, या हमें क्या जरूरत था कि मौलिक अधिकार जो है हमारे संविधान में लिखे जाए, ठीक है, या पता हो वहां पे ऐड किया जाए, ठीक है, सम्मिलित किया जाए, क्या करने की आवश्यकता थी। तो देखिए इसका बहुत हम रीजन दे सकते हैं। जैसे बहुत समय से जो है लोगों के अधिकार जो है देखेंगे कि पहले के समय क्या होता था, किसी के कोई अधिकार नहीं होते थे, जो मनचाहा कार्य करता था, भेदभाव भी बहुत ज्यादा था। लेकिन अभी के समय क्या है, अधिकार सभी को पता होंगे, तो क्या है कि वो जो है अपने आप का विकास कर पाएगा, और अपने आप का ही विकास नहीं बल्कि वो दूसरे के अधिकार का भी देखेगा कि उसके पास भी वही अधिकार है जो मेरे पास है। तो आपने बहुत सारे पॉइंट्स इसके अंदर लिख सकते हो। मौलिक अधिकार के संबंध में देखें तो राष्ट्र की बहुत पुरानी जो है मांग थी
जो कि पूरी करनी थी। एक पॉइंट आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, मौलिक अधिकार का उल्लेख इसलिए किया गया ताकि सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मूल अधिकार प्राप्त हो और उसकी गारंटी मिले। ठीक है, उसके अधिकार की गारंटी मिले। एक ये आप डाल सकते हैं। मौलिक अधिकार को संविधान में सम्मिलित करने की आवश्यकता इसलिए थी, अल्पसंख्यक जो थे, ऐसे वर्ग भी जो थे जो बहुत ज्यादा प्रताड़ित किए गए थे, उनके हितों की रक्षा हो। और आगे हम देखें तो जो अछूत प्रथा थी, ऐसी प्रथा जो मानव के लिए या मानव अधिकारों के लिए सही नहीं थी, उसको समाप्त करने के लिए जो है हमें मौलिक अधिकारों का जो है संविधान में उल्लेख करना जरूरी था। तो ये चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मौलिक अधिकार को संविधान में सम्मिलित करने की आवश्यकता क्या थी, बाकी आप जानते होंगे। हमारे जो संविधान है उसके तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जो आपका आर्टिकल 14 से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जिसमें आपका समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार आ जाता है, शिक्षा संस्कृति का अधिकार आ जाता है। ठीक है, तो ये सारे अधिकार, टोटल 6 अधिकार है आपके, तो ये रहते हैं। कि इंग्लिश मीडियम में अगर हम इसे ही देखें, एक्सप्लेन व्हाट वाज द नीड टू इंक्लूड फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, राइट्स को जो हमें क्या जरूरत थी, क्या नीड थी जो है इंक्लूड करने की, आपको बताना है। तो द फंडामेंटल राइट्स आर डिस्क्राइब इन द थर्ड पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि मैंने आपको बताया। पॉइंट पे आते हैं डायरेक्ट। तो देयर वाज अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड ऑफ द नेशन रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स व्हिच हैड टू बी फुलफिल्ड। ठीक है, फुलफिल्ड, सॉरी। आगे देखिए दूसरा पॉइंट, फंडामेंटल राइट वर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन सो दैट ऑल सिटीजन कैन बी गारंटीड टू गेट बेसिक राइट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ये आप पॉइंट डाल सकते हैं। आगे हम देखिए, फंडामेंटल राइट्स वर रिक्वायर टू बी इंक्लूड in the constitution so that the rights of the minorities could be protected, and जो है it was necessary to mention fundamental right to constitution to and social evils। ठीक है, untouchability and forced labor and injustice towards women and children। तो ये रीजन आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये मैनी रीजंस आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या जरूरत थी, क्या नीड थी हमें, व्हाट वाज द नीड टू इंक्लूड फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, संसद सदस्यों के विशेष अधिकारों के बारे में बोला गया है। जो संसद है, ठीक है, संसद के 2 पार्ट है, लोकसभा और राज्यसभा। इनके जो लोग होते हैं, सदस्य होते हैं, इनके पास विशेष अधिकार क्या होते हैं आम लोगों की तुलना में। जैसे आप और मैं हो गए, लेकिन ये हमसे किस प्रकार इनको विशेष अधिकार मिले होते। तो संसद के सदस्यों को क्या है कि संसद में क्या है, बोलने की स्वतंत्रता रहती है। वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई क्या है, न्यायालय कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। ये बात हो रही है संसद के अंदर की। ठीक है, संसद के अंदर बहस होती है, आपको भी पता है, चर्चा ही होती है। तो उस समय वो कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो भी इतना तो आप जानते होंगे कि सबकी नैतिक जिम्मेदारी रहती है कि आप किसी को ऐसा नहीं बोल सकते कि, या तो आप उसके परिवार के बारे में बोल सकते, या मतलब आप अंदर से भी सोचते होंगे कि ठीक है आपकी बातचीत रखी जा सकती है, लेकिन आप किसी को इतना गंदा शब्द नहीं बोल सकती। ये सभी आम व्यक्तियों को भी पता रहता है। ठीक है, यहाँ पे वैसे बोला गया है कि न्यायालय किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता। इसके अंदर जो भी सदस्य बातचीत में बोलने की स्वतंत्रता रहती है। संसद ये मैं इसके अंदर की बात कर रहा हूँ और इनके सदस्य के बारे में बात कर रहा हूँ, आम लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। संसद का अधिवेशन शुरू होने के 40 दिन जो है पश्चात सदस्यों को किसी भी दीवानी मुकदमे में जो है गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। एक तो ये हो गया आपका। संसद अपने विशेष अधिकारों का उल्लंघन करने वाले किसी जो है व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध मनमानी कार्यवाही कर सकती है तथा उसके लिए सजा निश्चित कर सकती है। क्या है, संसद अपने विशेष अधिकारों का उल्लंघन करने वाले जो है, कोई भी व्यक्ति है विशेष अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तो उसे क्या है विरुद्ध जो है मनमानी जो कार्यवाही है वो कर सकती है। इसके पास ये अधिकार रहता है और उसके लिए सजा जो है निश्चित कर सकती है। प्रत्येक सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्य के लिए, मतलब जो है जहां से वो चुना गया, मान लीजिए एक क्षेत्र है, यहाँ से जो है सांसद का एक सदस्य है वो चुना गया और ये इस शहर में चुनाव में गया और यहाँ से इसने जीता। जो इनका क्षेत्र है, अपने क्षेत्र के विकास के लिए वो क्या है, हर वर्ष जो है 2 करोड़ रुपए जो है खर्च कर सकता है। वो इनके पास अधिकार है। और इनको आपको पता होगा, रिटायर जब होती है इनकी, तो उनके पश्चात भी, उनके बाद भी जो है मासिक पेंशन है, ठीक है, वो मिलता रहता है इन्हें। तो ये इनके विशेष अधिकार है, संसद के जो भी सदस्य हैं।
ठीक है, उनके विशेष अधिकार है। इंग्लिश में देखें हम, डिस्क्राइब द स्पेशल जो है राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो मेंबर्स हैव कंप्लीट फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द पार्लियामेंट। नो एक्शन कैन बी टेकन एनी कोर्ट रिगार्डिंग व्हाट द मेंबर्स से इन द हाउस। ठीक है, एक पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरा हो गया आपका, मेंबर कैन नॉट बी अरेस्टेड इन एनी सिविल केस आफ्टर जो है 14 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द सेशन ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा देखिए हम, पार्लियामेंट कैन टेक आर्बिट्रेरी एक्शन। ठीक है, arbitrary action against any person of institution that violates its special right can be fixed punishment for it। ठीक है, आगे हम देखें, each MP can spend 2 crore per year and for development work in this constituency। members of parliament get monthly pension after retirement। तो ये इनके जो है स्पेशल राइट है। ठीक है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के। आगे हम आए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्वतंत्रता के रूपों में राजनीतिक स्वतंत्रता का वर्णन करना है। राजनीतिक स्वतंत्रता होता क्या है, जिसके अंदर कानून की मतलब आप कह सकते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि कोई भी जो भारत का नागरिक है वो राजनीतिक जो भी कार्य होते हैं, जो भी शासन होता है उसमें भाग ले सकता है, उसके पास ये अधिकार है। ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए बस वो, और उसके पास जो है ये अधिकार रहते हैं। जैसे कौन कौन से, नागरिकों को कानून बनाने वाली सभाओं के प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, अर्थात नागरिकों को वोट डालने का अधिकार है। या तो आप चुनाव में खड़े हो सकते हैं, ठीक है, या आप वोट डाल सकते हैं, ये अधिकार है। ठीक है, यहाँ पे यही बात हुई है, चुने जाने का अधिकार है, आप चुन सकते हैं, यानी आप जो है प्रतिनिधि के रूप में जनता के प्रतिनिधि बन सकते हैं। प्रार्थना पत्र देने का अधिकार, सरकार को कोई भी दिक्कत हो तो आप क्या है कि आप देखते होंगे लेटर भेजा है आपने, ये पत्र है, आपको जो है ये प्रॉब्लम हो रही है, आप यहाँ पे सरकार को भेजते, तो ये अधिकार आपके पास अधिकार रहता है, प्रार्थना पत्र देने का अधिकार। सार्वजनिक पद प्राप्त का अधिकार, प्राप्ति का अधिकार, कोई भी गवर्नमेंट जॉब लगती है, गवर्नमेंट जॉब निकलती है, वो होता है, तो उसमें क्या है, आप भी उसकी जो योग्यता मांगी जाती है, अगर उस पर कायम रहते हैं तो आपको क्या है कि आप पद प्राप्त कर सकते हैं। सरकार की नीतियों की आलोचना करने का अधिकार, सरकार कोई नई नीति लेकर आई है, किसी भी प्रकार की नीति हो, तो उसमें क्या है, आप अपनी आलोचना, अपने जो विचार है वो प्रकट कर सकते हैं, यानी आलोचना आप उनकी कर सकते हैं। राजनीतिक दल को बनाने का अधिकार, कोई भी पार्टी आप बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, मतलब आपके पास ये अधिकार रहता है कि आप राजनीतिक दल भी बना सकते हैं। जैसे आप देखेंगे आम आदमी पार्टी हो गया, ठीक है, एएपी, बीजेपी, कांग्रेस, ठीक है, तो ये सब पार्टी, तो आप भी कोई पार्टी अलग से बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपके पास ये अधिकार रहता है। तो ये है आपके स्वतंत्रता के रूपों में, अगर हम देखें राजनीतिक अधिकार के बारे में, जो राजनीतिक स्वतंत्रता है उसके बारे में, सामाजिक स्वतंत्रता भी आ सकती है, आपका जो है आर्थिक स्वतंत्रता भी आ सकता है। ठीक है, ये 4 नंबर में था। आगे हम देखें इंग्लिश मीडियम में इसी क्वेश्चन को, डिस्क्राइब पॉलिटिकल लिबर्टी अमंग द फॉर्म्स ऑफ लिबर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सिटीजन्स जो है गेट द राइट टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, representatives to the law making assemblies or citizens are given the right to vote। right to be elected हो गया, right to be file an application, right to hold public office। ठीक है, आप इसे जॉब कह सकते हैं, या पद हो गया। right to criticize the policy of the government, right to form political party। ठीक है, तो ये राइट रहते हैं आपके पास पॉलिटिकल लिबर्टी में। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, क्वेश्चन पूछा गया है, नागरिकों के अपने देश के प्रति 4 कर्तव्य का वर्णन करें। 4 कर्तव्य आपको बताना है, जैसे मैंने आपको बताया था, कर्तव्य भी 2 प्रकार के होते हैं, नैतिक, कानूनी कर्तव्य। यहाँ पे बोला गया है कि आपको देश के प्रति जो 4 कर्तव्य है वो क्या क्या होने चाहिए। तो क्या है, देश के प्रति जो सबसे पहला बोला गया है, प्रथम कर्तव्य क्या है, वफादारी होनी चाहिए। ठीक है, प्रति वफादारी होनी चाहिए, कानून का पालन करना चाहिए। ठीक है, दूसरा ये हो गया, ईमानदारी पूर्वक जो है करों का भुगतान यानी टैक्स भरना चाहिए, और सार्वजनिक जो संपत्ति है उसकी रक्षा करना चाहिए। ठीक है, अपने देश के प्रति। और आप जो है इसके अंदर और भी चीजें आप लिख सकते हैं, देश के जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, राष्ट्रध्वज है, उनका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, हमारे जो है हमेशा देश के विकास के लिए हमें
तत्पर रहना चाहिए, देश का विकास करना चाहिए, ऐसे कुछ कर्तव्य है। ठीक है, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी को अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें, डिस्क्राइब एनी 4 ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन टुवर्ड देयर कंट्री। तो द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ सिटीजन शुड बी लॉयल्टी टू हिज कंट्री। ठीक है, सेकंड ड्यूटी फॉलो द लॉ। थर्ड जो है पे टैक्स जो है ऑनेस्टली, और प्रोटेक्ट द पब्लिक प्रॉपर्टी। ये आपके पॉइंट आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये है ड्यूटीज सिटीजन्स की, ठीक है, टुवर्ड्स देयर कंट्री की। 4 ड्यूटीज यहाँ पे पूछी गई थी, मैंने 4 ही बताए हैं, आप लिख सकते हैं ज्यादा। पेपर में आपको ये चीजें याद रखनी है कि अगर 4 पॉइंट पूछा है तो आपको अगर ज्यादा लिखना है तो जब ही लिखे जब आपको कंफर्म हो कि आपका 5वां पॉइंट आपका सही है। आगे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, राज्य और राष्ट्र में अंतर आपको बताना है। देखिए भारत है, यहाँ पे आप राज्य का मतलब समझना है आपको कि राज्य ही है, ठीक है, स्टेट ही है। यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है, दोबारा से एक बार। ये भारत मान के चल लिया, आप सही तो नहीं बन पा रहा है मेरे से, मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक ये पूरे की बात हो रही है, पूरे देश की बात हो रही है, ठीक है, यानी राष्ट्र की बात हो रही है। और एक बात हो रही है यहाँ की स्टेट ले ले, मान लेते हैं यूपी ले लिया, यूपी ले लिया, तो ये क्या है, राज्य है। अब राज्य और राष्ट्र में आपको अंतर बताना है, ठीक है। आपको 4 अंतर पूछे गए, क्या बताना है, दो दो अंतर आप बता देंगे तो हो जाएंगे टोटल 4। देखिए राज्य के 4 अनिवार्य तत्व, राज्य के 4 आवश्यक तत्व क्या है, जनसंख्या निश्चित, भूभाग, सरकार तथा प्रभुसत्ता के निर्माण के लिए चारों तत्व अनिवार्य हैं। ठीक है, ये क्या है, जनसंख्या, राज्य के निर्माण के लिए क्या है, एक जनसंख्या बोली गई है, निश्चित भूभाग बोला गया है, वहां पे सत्ता बोला गया है, ठीक है, ये अनिवार्य बोला गया है। लेकिन राष्ट्र के लिए जो रहता है, राष्ट्र के लिए ये चीजें अनिवार्य नहीं रहती। राष्ट्र कैसा रहता है, एक तो सांस्कृतिक और जो भी आध्यात्मिक भावनाएं हैं उनके द्वारा बना रहता है ये, ठीक है। तो राष्ट्र क्या है, कोई आप देखेंगे ये जो है कोई जनसंख्या के अनुसार नहीं, ना भूभाग के अनुसार बना रहता है राज्य, लेकिन वही देश देखें आप, मतलब राज्य इनके अनुसार बना रहता है, जिससे जनसंख्या हो गया, भूभाग हो गया, वहां की प्रभुसत्ता हो गई। लेकिन राष्ट्र हम देखें तो वो क्या है, एक आप देखेंगे सांस्कृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, भावनाओं से जो है वो जुड़ा रहता है, संगठित रहता है, ये राष्ट्र होता है। आगे हम देखें राज्य में जो है राज्य के लोगों में एकता की भावना का होना आवश्यक नहीं है। राज्यों के लिए लोगों का राजनीतिक दृष्टि से संगठित होना आवश्यक है, ठीक है। राज्य के लिए लोगों का राजनीतिक दृष्टि से संगठित होना आवश्यक है, ठीक है। जैसे आप रहते होंगे यहाँ पे जैसे हमारे जो यूपी है उसके अंदर जो है, ठीक है, योगी जी है, ठीक है, योगी की सरकार है, तो आप उससे जुड़े हुए योगी जी से। लेकिन जब आप राष्ट्र की बात होती है तो यहाँ पे क्या है, राष्ट्र के लिए लोगों में एकता की भावना आवश्यक होता है, ठीक है। यहाँ पे राज्य में नहीं होता है आवश्यक, लेकिन वही राष्ट्र का हम देखें तो एकता की भावना जो है राष्ट्र के लिए आवश्यक रहता है, जरूरी रहता है। और उस समुदाय जो है, जन समुदाय को एक कहा जा सकता है राष्ट्र, जब उसमें जो है एकता की भावना होगी, ठीक है। एकता की भावना को ही हम राष्ट्र के रूप में देखते हैं। जो भारत देखे इसके अंदर कई हमें विभिन्नताएं देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी क्या है, एक है। तो एकता की भावना होना आवश्यक रहता है राष्ट्र के लिए, लेकिन राज्य के लिए नहीं। आगे हम अगला पॉइंट देखें, राज्य के लिए निश्चित भूभाग आवश्यक रहता है, और राज्य एक प्रादेशिक संस्था है जिसका प्रभाव एक निश्चित भूभाग तक रहता है, ठीक है। राज्य के लिए निश्चित भूभाग आवश्यक है, राष्ट्र के लिए जो है निश्चित भूभाग का होना आवश्यक नहीं होता, राज्य के लिए लेकिन होता है। राज्य के लिए लोगों का राजनीतिक दृष्टिकोण से संगठित होना, मतलब राज्य जो होता है वो राजनीतिक दृष्टि से संगठित होता है, लेकिन राष्ट्र जो है वो ऐसा नहीं होता। तो ये चीजें आप लिख सकते हैं राष्ट्र और राज्य के बारे में। बाकी जो है राष्ट्र का मतलब पूरा एक देश होता है, राज्य का मतलब एक छोटा राष्ट्र के अंदर ही एक छोटा भूभाग जो राज्य के रूप में रहता है, उसे आप कह सकते हैं, ऐसे अंतर बता सकते हैं जो आप नॉर्मली जानते हो अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है। राष्ट्र और राज्य में अंतर ऐसा डाल सकते हैं कि राष्ट्र का एक अपना जो है चिन्ह होता है, लेकिन राज्य का नहीं होता है। यानी राष्ट्र में एक एक जो है नोट रहता है, लेकिन राज्य का अलग नोट नहीं रहता है। यहाँ पे आप डाल सकते हैं राज्य की राष्ट्र भाषा होती है, मतलब राष्ट्र की एक क्या रहती है, करेंसी, हाँ करेंसी आप डाल सकते हैं, जो मैंने आपको रुपए बताए तो वो रहती है, लेकिन राज्य की नहीं रहती है, ठीक है। ऐसे आप इसमें अंतर
कर सकते हैं। आगे इसी को हम इंग्लिश मीडियम में देखें, स्टेट जो है फॉर डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड नेशन क्या रहता है, तो मैंने आपको पॉइंट लिखे हुए आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टेट एंड नेशन के जो है बता रखे, बहुत इजी तरीके में मैं आपको बता दूं। स्टेट और आप यहाँ पे जैसे राष्ट्र जो है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन राज्य जो है उसी के अंदर एक छोटा भाग हो सकता है, ये आप डाल सकते हैं। राष्ट्र के अंदर जो है राष्ट्र की एक अपनी जो है करेंसी रहती है, लेकिन राज्य की नहीं रहती, यहाँ पे डाल सकते हैं। हम भारत की नजर में देख रहे हैं इसे, ठीक है, तो ये आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर हम स्टेट की बात करें, भारत में जो राज्य है और भारत जो है एक राष्ट्र है, तो उसके बारे में मैं कुछ इस तरीके से समझा पा रहा हूँ। बाकी ये आपका पार्ट 1 रहता है, यहीं तक रहने देते हैं हम। पार्ट 2 आगे करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 24 से। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पे अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्दी आपके लिए जो है मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए वन शॉट भी ला दिया जाए, ताकि ऐसे भी बच्चे, बहुत बच्चे ऐसे कमेंट कर रहे हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो एक बेसिक सा जो पता होना चाहिए, आपकी पॉलिटिकल साइंस है उसमें बेसिक बेसिक पता होना चाहिए, वो आपके वन शॉट से आपको पता चलेगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए वन शॉट भी जरूर लेकर आऊं। चलिए, ये था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इससे हमारा मनोबल और भी बढ़ता है। चलिए, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।